हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस की, और जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर चल रहा है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ रहे हैं, चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था रिसोर्सेज से, यानी कि संसाधन क्या होते हैं। जीआईसी देवल थाल हैंड रेज करेंगे। आवाज आ रही है आपको तो हाथ उठाएंगे। देवल थाल, फागलपुर महरौली। जीआईसी फागलपुर में। ऑन करिए माइक। यस। हेलो, क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं आप लोग? माइक ऑन हेलो करिए। मैम। यस, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम संजना। संजना। कौन सी क्लास में हो आप? मैम 6। 6th क्लास में हो। क्या पढ़ा आज आपने 6th क्लास में? मैम साइंस। साइंस में क्या पढ़ा था? मैम वही बताना। ऑफलाइन ली क्लास या वर्चुअल क्लास ली, यानी ऑनलाइन ली? कौन सी क्लास पढ़ी? यस मैम। मैम ऑनलाइन पढ़ा? 6। यस मैम। तो क्या पढ़ाया था आज 6th साइंस में? किसने पढ़ाया था? राज और राज। अच्छा, सोशल साइंस हेलो। पढ़ा आपने, सोशल स्टडीज। ठीक है संजना, बैठ यस जाएंगे। मैम। चलिए, संसाधन के बारे में पता है? संसाधन किसे कहते हैं? किसी को भी बताओ, हैंड रेस करो जो संसाधन के बारे में बताएगा। संसाधन किसे कहा जाता है? रिसोर्स। जैसी बसु केदार, आवाज आ रही है? हैंड रेस करो, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। माइक ले लो जल्दी से, माइक ले लीजिए। नहीं है माइक? सामने बैठेंगे सारे बच्चे, कैमरे में दिखने चाहिए। बीच में जगह क्यों छोड़ी है? सामने बैठो सारे। सामने बोलने का अर्थ है अपने राइट में बैठिए, और क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नोटबुक्स कहाँ है? नोटबुक्स भी नहीं है। ऐसे ही आए हैं हम लोग स्कूल में, कथा सुनने आए ना, कथा सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। बार बार यही तो बोलती है मैम कि कथा सुनाते हैं हम और आप भूल जाते हो, ठीक है ना। रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। रिसोर्सेज क्या है बताओ? आप लोग को बैठने के लिए चेयर की आवश्यकता है। आप लोग चेयर में बैठे हो तो वो चेयर क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है ना। आप लोग मैट में बैठे हो, नीचे चटाई है या दरी जो भी है, वो आपके लिए बैठने में मदद कर रही है, तो वो रिसोर्स है। आप लोगों के पास बहुत सारी बुक्स है, नोटबुक्स है, उनको रखने के लिए आपको बैग चाहिए, तो वो रिसोर्स है, यानी कि संसाधन है। आपको पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, कॉपियां चाहिए, पेन पेंसिल जो भी चीजें चाहिए, वो सारी क्या है? रिसोर्स है, यानी कि संसाधन है। तो जो भी चीज आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है वो संसाधन है, ठीक है ना। हमें भूख लगी है, हमें अपनी भूख को मिटाना है, उसके लिए हम खाना खाते हैं। तो खाने में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? सपोज हमने कोई फल खाया, तो वो फल क्या हो गया? संसाधन हो गया। हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया, वो पानी क्या है? संसाधन है, ठीक है ना। तो सारी चीजें जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है
वो सभी चीजें आपके लिए क्या कर रही है, संसाधन के रूप में आप उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आपने क्या बोला, उन संसाधनों को हम देखते हैं कि कौन कौन से संसाधन हमें प्रकृति से मिल रहे हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जिनको मनुष्य बना रहा है, ठीक है। तो जो प्रकृति से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहा है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहा जा रहा है। बसुकेदार डिसिप्लिन के साथ क्लासरूम में बैठेंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग बॉयज, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को। तो इस तरह से हम दो तरह से हमने रिसोर्सेज को आपका पढ़ा, क्लासिफाई किया। एक नेचुरल रिसोर्सेज है एंड अदर वन इज मैन मेड रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन जिन्हें हमने बोला। देन हमने प्राकृतिक संसाधनों को फिर दो तरह से बांटा। हमने बोला प्राकृतिक संसाधनों में भी कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनकी सीमित मात्रा है। क्या है, सीमित मात्रा है, जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो उनको कहा जाएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनकी मात्रा अथाह है, असीमित भंडार है, जिनका अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है उनको कहा जाएगा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दोनों ही प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। फिर आपने बोला अक्षय प्राकृतिक संसाधन में जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वो कभी खत्म नहीं होगा, मिट्टी हो गई वो कभी खत्म नहीं होगी, हवा कभी खत्म नहीं होगी, जल आपका खत्म नहीं होगा क्योंकि वो बार बार चक्रण में घूम रहा है, ठीक है ना। कभी बारिश के रूप में, पानी के रूप में धरती में आ रहा है, फिर वहां से वाष्प बन करके, भाप बन करके उड़ रहा है, बादलों में जा रहा है, तो वो आपका रिन्यू हो रहा है, बोल सकते हो, ओके। वहीं पर कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यानी कोयला है आपका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फॉरेस्ट वन हो गए, जंगल जो आपके हैं, या वाइल्ड लाइफ वन्य जीव जो हैं वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, मिनरल्स है यानी कि खनिज, तो उनका अति दोहन करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे, तो वो सीमित मात्रा में, तो उनको कहा जाएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। देन हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। आपने बोला मैम फॉसिल और फ्यूल दो वर्ड से मिलकर के फॉसिल फ्यूल बन रहा है। फॉसिल क्या होता है, मृत जीवों के अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं को फॉसिल कहा जाता है। और फ्यूल क्या है, किसी भी चीज को अगर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जलाया जा रहा है, उस पर्पज से उसको बर्न किया जा रहा है, दैट मीन वो फ्यूल है यानी कि ईंधन है। जैसे लकड़ी, लकड़ी को क्यों जलाया जा रहा है, ताकि उससे ऊष्मा मिले, है ना, तो वो आपका फ्यूल हो गया। तो जिस फॉसिल से फ्यूल का निर्माण होगा उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाएगा, ओके। और फॉसिल फ्यूल बन कैसे रहा है, जब आपके ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी जीव हैं, वो किन्हीं कारणों से मर गए और मरने के बाद धरती की सतह के नीचे आ गए, तो उन्हीं को क्या कहा जा रहा है, आपका फॉसिल, उन्हीं से फिर फ्यूल का निर्माण हो रहा है, उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जा रहा है। फिर हमने फॉसिल फ्यूल के तीन मेन टाइप्स की बात की, कौन कौन से हैं, एक आपका कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तीन की हमने बात की, जिसमें हमने पहला देखा जिसको हम कोल यानी कि कोयला कह रहे थे। तो कोयला आपका है क्या, काले रंग का पत्थर के समान कठोर एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग खाना बनाने में भी किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है, रेलगाड़ियां पहले समय में चलती थी जो भाप के इंजन से, उनमें कोयले का प्रयोग किया जाता था, अलग अलग सेक्टर्स में कोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, कोल जो है वो बेसिकली जो पौधा है उस पौधे से कोल का निर्माण हो रहा है, किन्हीं कारणों से वो पौधा मर गया और मरने के बाद धरती की सतह के नीचे दब गया, लाखों वर्षों तक वो प्रोसेस चलती रही जिसमें डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के बारे में आप लोग बात करते हैं, फॉसिल का निर्माण हुआ, देन फॉसिल यानी कि जीवाश्म, उस जीवाश्म से फिर ईंधन का निर्माण हुआ, और इसी तरह उसको क्या कहा जा रहा है, कोल कहा जा रहा है। और इसी कोल को या कोयले को का जो निर्माण है, जो कि किससे हो रहा है, मृत पौधों से हो रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा आपको कार्बोनाइजेशन क्या है, तो मृत पौधे से जो कोयले की फॉर्मेशन है, ठीक है ना, यानी उस मरे हुए पौधे से जो कोयला बन रहा है, मरे हुए पेड़ से जो कोयला बन रहा है, उसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कोयला जो है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका कार्बन होता है, ठीक है ना, मुख्य रूप से वो कार्बन से बना होता है, इसलिए कार्बोनाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जा रहा है, ओके।
तो इस तरह से आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी। देन आपने इसके 3 मेन टाइप्स की बात की थी। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में कोक को हम देखते हैं सॉलिड के रूप में, हम कोक के रूप में उसे देखते हैं। लिक्विड स्टेट में हम कोल तार, और गैसेस स्टेट में कोल गैस के रूप में, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी कोल तार पर। कोल तार क्या होता है? कोल तार सभी ने देखा है, बोलो हैंड रेज करो किस किसने कोल तार देखा है। ठीक है, वेरी गुड, देखा है, सभी ने देखा है। तो कोल तार जो आपका होता है ना, एक थिक विस्कस लिक्विड होता है, यानी गाढ़ा द्रव होता है, बहुत थिक सा होता है और काले रंग का होता है। तो क्वेश्चन आएगा कोल तार क्या है, तो आप बोलेंगे कोल यानी कि जो कोयला है उसी को लिक्विड स्टेट में जब हम देख रहे हैं तो कोल तार के रूप में देख रहे हैं। और ये कैसा होता है? ये काले रंग का होता है और एक गाढ़ा द्रव होता है जिसमें कुछ अजीब प्रकार की गंध आती है। ठीक है। और ये लगभग 200 से अधिक डिफरेंट केमिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके। और कोल तार का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सिंथेटिक डाइज बनाने में, जो अलग अलग प्रकार के डाई होते हैं ना, कपड़ों में कलर किए जाते हैं वो, ड्रग्स बनाने में यानी औषधि बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, परफ्यूम हो गया, प्लास्टिक के निर्माण में, GIC, बसु केदार फ्रंट सीट में रेड टी शर्ट में बैठे हैं, बातें नहीं करेंगे बच्चे, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आप क्लास को, बातें नहीं करेंगे। कोई आपसे बात करेगा तो बोलो मुझसे बात नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, बातें नहीं करना है, ठीक है। पेंट हो गए, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाए जाते हैं, इसके अलावा रूफिंग मटेरियल में इसका उपयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा कोल तार का उपयोग आपका कहाँ होता है? रोड्स को बनाने में भी किया जाता था, ठीक है ना। अभी उसकी जगह बिटुमिन, एक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसका उपयोग किया जाता है। नेफ्थलीन को बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से कोल तार का आप अलग अलग जगह यूज देखते हैं। नाउ सेकेंड वन इज कोल गैस। गैसेस स्टेट में आप कोल को कोल गैस के रूप में देख रहे हैं। तो कोल गैस आपकी कैसे प्राप्त होती है? जो कोक था ना, जो सॉलिड स्टेट में आपको दिख रहा था, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग के दौरान जो गैस निकलती है दैट इज कॉल्ड कोल गैस। ओके। सो कोल गैस इज क्रिएटेड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू मेक कोक। जब कोल से कोक की प्रोसेस हो रही है उस टाइम पे जो गैस निकल रही है दैट इज कॉल्ड कोल गैस। ओके। मैनी कंपनीज नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो कोई प्लांट होगा, प्लांट का मतलब क्या समझते हो? वो वाला प्लांट नहीं, पौधे वाला। ऐसे कोई इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री होगी, जनरली फैक्ट्री सभी समझते हैं, वहां पर कोक से आपका कोल से कोक को बना रहे, ठीक है ना। तो कोल जो आपका नेचर से मिल रहा था रॉ फॉर्म में, ठीक है, उससे उसका एक कंपोनेंट निकालना है, कौन सा वाला? कोक वाला। तो जब ये कोल से यानी कोयले से वो कोक को हम प्राप्त करेंगे ना, तो उस समय वो गैस निकलती है, उसको कोल गैस कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसके आसपास जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होंगी वो कोल गैस का प्रयोग करेंगे, किस लिए? एनर्जी के सोर्स के रूप में। ओके। यानी उससे ऊर्जा उत्पन्न कराने के लिए। एंड फॉर स्ट्रीट इल्यूमिनेशन कोल गैस वाज एम्प्लॉयड। ओके। स्ट्रीट इल्यूमिनेशन में भी आपका कोल गैस का प्रयोग किया जाता है। इट इज नाउ एम्प्लॉयड एज अ हीट सोर्स रेदर देन अ लाइट सोर्स। ओके। ये एक ऊष्मा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, किसकी तुलना में? प्रकाश की स्रोत की तुलना में, ठीक है ना। यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग ज्यादा होता है। ओके। तो ये कोल गैस के बारे में हो गया। क्या समझे इससे? पहली चीज, कोयला जो आपको रॉ फॉर्म में मिला, उससे जब कोक को बना रहे थे तब ये बन रही है। दूसरा, इसके आसपास जितनी भी इंडस्ट्री होंगी जहां पर कोल गैस की बन रहा है, तो उसके आसपास की जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको एनर्जी सोर्स के रूप में ये मिल रहा है। इल्यूमिनेशन में, स्ट्रीट इल्यूमिनेशन में इसका प्रयोग किया जा रहा है और ये एक अच्छा हीट का सोर्स होगा, यानी ऊष्मा का स्रोत होगा। ओके। देन कोल गैस तब बनती है जब कोयले को कोक बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास कई कंपनियां इस ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करती हैं। सड़कों पर रोशनी के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता था। अब यह अप्रकाश स्रोत के बजाय ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्यरत है, ठीक है। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं सभी लोग, हाथ उठाइए हिंदी में पढ़ते हैं तो, हिंदी मीडियम है अगर तो, ठीक है। बसु केदार नोट करेंगे फिर जल्दी से।
फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, तब तक आप लोग अपना माइक सही कर लीजिए। GIC बसु केदार, आवाज आ रही है? हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो। आ रही है। रेड टी शर्ट में जो बच्चा बैठा था, कहाँ गए वो? बताओ, फ्रंट सीट में जो बैठे थे अभी, फ्रंट रो में। चलो, नोट कर लिया सभी ने? हैंड रेज करो किस किसने नोट कर लिया है। नहीं किया? ओके, चलिए करो जल्दी से। साइड होने को बोल रहे हो? जो 6 के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ लो आप भी, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा ना। आगे क्लासेस में आपने पढ़ना ही है। ये सिलेबस में नहीं है, पर आपकी तैयारी हो जाती है जब आप आगे का कोई टॉपिक सीखते हैं। नोट कर लिया अभी? बोलो, हैंड रेज करो। ठीक है। अब जिन्होंने नोट कर लिया, आप उनसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना? ओके। बोलो, माइक लो जल्दी से। भागलपुर माँ, माइक लीजिए, बात करिए मुझसे जल्दी से। फ्रंट सीट में जो बच्चे बैठे हैं, माइक लो। माइक लेके बताओ, नोट किया या नहीं? GGIC भागलपुर माँ। मैम अभी नहीं किया है। किसी ने भी नहीं किया क्लास में अभी तक नोट? मैम थोड़े बच्चों ने कर लिया है मैम, और बाकी के नहीं कराए। अच्छा, तो जिन्होंने नोट कर लिया, आप उनसे नोट करेंगे, ठीक है? क्या क्या नाम है आपका? छन छन। छन छन। छन छन, क्या समझ आया आपको अभी? मैम बसु केदार, कितनी बुरी बात है ना, आप हंस रहे हैं। किस पर हंस रहे हैं आप बताओ? इस पर हंस रहे हैं ना कि हम लोग आंसर ही नहीं कर पा रहे, हमें तो आए, हम पढ़ ही नहीं पा रहे अच्छे से, क्योंकि हम तो बातें करने पे लगे हुए कॉन्टिन्यूअसली। और भागलपुर के की गर्ल्स कितने अच्छे से पढ़ रही है, आंसर भी कर रही है, बोल भी रही है कि मैम साइड हो जाओ, हमने नोट नहीं किया। इस बात पे हंस रहे हैं कि हम नहीं लिख पा रहे हैं।
जब भी मैम बोल रही है पढ़ने को तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैम ने बोला बातें नहीं करें, लेकिन हम सीट ही छोड़ के चले गए, हम क्लास ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा होता है। इससे क्या समझ आता है? इससे समझ आता है कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, कुछ अलग नहीं है उसमें। वहां पे भी एक ही टीचर है, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर एक टीचर इतनी सारी क्लासेस हैंडल कर रहा है और वहां पर एक टीचर एक ही क्लास को हैंडल करता है, और वो फिजिकली प्रेजेंट है आपके सामने। इससे पता चलता है आप कितनी रिस्पेक्ट देते हैं अपने टीचर्स को। देते हैं ना हम लोग तो रिस्पेक्ट टीचर्स को, या किसी को भी, अपने क्लासमेट को भी रिस्पेक्ट देते हैं, अपने से छोटों को भी रिस्पेक्ट देते हैं। जब भी कोई हमें बोल रहा है कि पढ़ लीजिए या मैं पढ़ रही हूँ आप भी मेरे साथ पढ़िए, तो पढ़िए ना, बात क्यों कर रहे हैं? माइक लेने के लिए कहा जा रहा है तो आप माइक नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि हमारे क्लासरूम में माइक नहीं है, क्योंकि हमारी माइक में बैटरी नहीं है। भागलपुर में तो सब कुछ सही है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे अटेंटिव हैं, उनको पता है हमें क्लासरूम में बैठे, वो 6 के होकर भी 8th का पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपके लिए इंस्पायरिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, ये चीज आपके लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए कि 8th के का जो टॉपिक है उसको 6 के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो 8th में बैठे हैं तो उनको तो पढ़ना ही है। बातें नहीं करेंगे, देखो इतना टाइम अब खराब हो गया, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। तो छन छन आपको समझ में आया जितना पढ़ा अभी आपने? माइक ऑन करो। मैम हुआ समझ आया बच्चे? हाँ जी, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। यस तो मैम। अभी वेरी गुड, तो अभी आप क्या करेंगे, किसी जिसने नोट किया होगा उससे नोट कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि फिर क्लास का टाइम हो रहा है, एक और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? यस मैम। बोलो। ठीक है, वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। यस। तो यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे, वो कोल जो है ना वो बनता कैसे, जो कोल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कोयला अगर धरती की सतह से के नीचे बन रहा है तो कैसे बन रहा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना? तो होता क्या है आपका, बहुत सालों पहले, बहुत सालों यानी कई सौ लाखों सालों पहले क्या हुआ होगा, कुछ जंगल रहे होंगे, कुछ आपका पेड़ पौधे रहे होंगे, ठीक है ना? वो किन्हीं कारणों से क्या हो गए, मर गए। अब क्या होता है, कोई पेड़ था वो गिर गया, वो गिर गया, जमीन में गिर गया, आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ टूटते हुए देखे होंगे आपने। तो कई लाखों वर्ष पूर्व धरती में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण कुछ पेड़ दब गए या गिर गए। गिरने के बाद क्या हुआ, हवा चली, बारिश आई, बाढ़ आई, बहुत सारी नेचुरल प्रोसेसेस हुई, प्राकृतिक कुछ प्रक्रियाएं हुई, जिनके कारण उन जो वो पेड़ पौधे थे वो धरती की सतह के नीचे चले गए, यानी कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी के नीचे चले गए, और उनके ऊपर ये मिट्टी की लेयर्स आती गई। तो जैसे उसके ऊपर मिट्टी की लेयर आई वहां और जीवन आपका शुरू हो गया, यानी कि और पेड़ पौधे उगाते हैं ना मिट्टी में, आपको पता ही है, आपने कहीं पर टूटते हुए देखा होगा कि जमीन जो है थोड़ा टूट जाती है, फिर वहां पर मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर पेड़ पौधे उगाते हैं। तो सेम उसमें भी हुआ, उसके ऊपर फिर से एक लाइफ शुरू हो गई, फिर से पेड़ पौधे आ गए। तो जो टूट करके गए थे वो कहाँ गए, यहाँ गए, ये नीचे चले गए, जो यहाँ टूटे थे ना वो जमीन के नीचे दब गए। अब जमीन के नीचे क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है और दबाव भी महसूस हो रहा है उनको, यानी कि प्रेशर है और टेम्परेचर है वहां पर। अब उसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो वो पेड़ था या वो बहुत सारे पौधे थे वो अपघटित होना शुरू करेंगे, यानी कि जैसे उनके पहले पत्ते झड़े होंगे, फिर धीरे धीरे उनकी बाहर की जो छाल है वो डिकम्पोज होना शुरू हुई होगी, है ना? तो इस तरह से वो सारा डिकम्पोज हो करके जो लास्ट में बचा होगा, सपोज कोई टुकड़ा कुछ बच गया होगा उस पेड़ का, उसी को हमने जीवाश्म कहा था, यानी फॉसिल कहा था। तो किसको कहा था, जो कि कई वर्षों से कोई पेड़ दबा हुआ था और दबने के बाद उसका अपघटन हुआ, अपघटन के पश्चात जो उसके कुछ अवशेष बचे थे उन्हीं को जीवाश्म कहा गया, और बाद में वो जो जीवाश्म है उससे कोयले का निर्माण हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर फिर किसका निर्माण हो गया, आपका कोयले का निर्माण हो गया। तो समझ में आया कैसे हुआ कोयले का निर्माण? बोलो। कोई पेड़ पौधे थे लाखों वर्ष पूर्व, वो दब गए और दबने के बाद उनके ऊपर कई सारी मिट्टी की लेयर्स क्योंकि आ गई हैं, और फिर क्या हुआ,
वहां पर उनका अपघटन शुरू हुआ, उनका फॉसिल्स में यानी कि जीवाश्मों में रूपांतरण हुआ, जिसके बाद उनसे कोयले की फॉर्मेशन हुई। समझ आया? बोलो, हैंड रेज करो। कुछ भी नहीं हुआ, पेड़ था, टूटा, दब गया, धरती की सतह के नीचे चला गया, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है और उसके बाद उसके कोयला बन गया। और ये सब कितने, ठीक है, ये सब कितने साल, कई लाखों वर्ष लग रहे हैं इस प्रक्रिया में। एक कोयले को बनने में कई लाख साल लग रहे हैं। और हमारी एज कितनी है? 70, 80, 90, ये इतनी होती है। तो एक ह्यूमन एज में वो कोयला फॉर्म नहीं होगा, उसको बनने में लगेंगे लाखों साल। यानी कि आज सपोज कोई पेड़ गिरता है, टूटता है, और अगर उससे कोयले का निर्माण होगा तो वो कई लाखों वर्षों बाद होगा। ठीक है? तो पता नहीं कितनी ही जनरेशन, कितनी ही पीढ़ियां निकल जाएंगी तब तक, जब तक कोयले का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ऐसा कुछ रॉ सा डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे। ठीक है ना? फिर हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे आपकी फॉर्मेशन होती है। तो ये आपका टॉपिक है, हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, यानी कोयला कैसे बना था आपका। ठीक है? चलिए, तो बोलो, समझ में आया आपका सेशन, आज का सेशन? हैंड रेज करो समझ में आया तो, हाथ उठाइए। समझ में आया आपके? वेरी गुड। और आज के सेशन में हमेशा की तरह जीआईसी फागलपुरमा के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से आंसर किया। संजना ने बहुत अच्छे से आंसर किया, साथ ही छनछन ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, और कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।